स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 टेक्निकल्स। तो इसमें हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर आईआरएफसी के चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वीबीएसआई का जो टेक्निकल एनालिसिस का फ्रेमवर्क है उसे भी डिस्कस करेंगे, हम किस तरीके से चार्ट में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो ये है आईआरएफसी का चार्ट जो कि लगभग पिछले 5 साल का है। ये चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर है। ठीक, तो इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग में हम वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, और रिवर्सल्स के लिए या पोजीशंस के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो वीबीएसआई फ्रेमवर्क है उसमें हम चार्ट एनालिसिस को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है ना, तो गोल है कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो, क्लीन हो। ठीक, तो वीबीएसआई में हम चार्ट एनालिसिस में 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले एंगल्स, आप इसको ट्रेंड भी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के ट्रेंड हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है ना, तो वो हम एंगल से जस्टिफाई करते हैं किसी ट्रेंड को। ठीक है, सेकंड है स्विंग्स। तो ट्रेंड जब बनते हैं तो वो स्विंग्स में बनते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर करेक्टिव फेज आता है, फिर ऊपर जाता है, तो स्विंग्स बनते हैं, तो स्विंग एनालिसिस करते हैं। ठीक, फिर थर्ड होता है रिवर्सल्स। तो जब ऊपर जाता है और जब वो ऊपर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर जो रिवर्सल बनता है उसकी एनालिसिस। ठीक है, उस स्ट्रक्चर की एनालिसिस। फिर डाउन ट्रेंड से जब वो वापस अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो उस स्ट्रक्चर की एनालिसिस वो रिवर्सल्स में आता है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हम लोग वीबीएसआई में कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल को। तो देखो, कोई भी हमारी टिपिकल साइकिल होती है स्टॉक की या ग्राफ की, वो 3 फेज़ में चलती है, जैसा आप जानते ही हैं। सबसे पहले होता है अप ट्रेंड, जिसमें कि एंगल होता है पॉजिटिव। मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की। ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो देखो, जितना ज़्यादा इस एंगल की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा हमारा ट्रेंड स्टीप होगा, उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। ठीक है ना, जितना कम होगा उतना कम मोमेंटम होगा, उतना साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ठीक है, सिंपल है। तो एंगल्स के एनालिसिस हम चैनल्स ड्रॉ करके करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा अप ट्रेंड आता है, उसके बाद आता है हमारा साइडवेज। ठीक है ना, जिसमें कि एंगल लगभग 0 हो जाता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। अब या तो यहाँ से ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा और या तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है और एक डाउन ट्रेंड आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, कितना स्टीप है, कितना एंगल है, वो हमें बताएगा कितना डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं स्टेप 1 में। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हम चैनल्स कैसे ड्रॉ करेंगे चार्ट में, हर जगह चैनल फिट नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है, चैनल हर जगह फिट हो जाता है। ठीक है, मैं पिछले 5-7 साल से चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो चैनल बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर चैनल फिट नहीं हो पा रहा है आपसे तो प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा कैसे फिट करना है। ठीक, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना, उन पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्विंग्स को। ठीक है, तो हमने चैनल्स देखे कि पहले अप ट्रेंड था, फिर साइडवेज था, फिर डाउन ट्रेंड था। तो इन चैनल्स के अंदर बनते हैं स्विंग्स। ठीक, तो स्विंग जैसे हमारा पहला स्विंग बना, ये स्विंग बोलते हैं एक चैनल के बॉटम से चैनल के टॉप तक जो हमारा स्टॉक मूव किया, उस एक मूव को एक स्विंग कहेंगे। ठीक है, फिर स्विंग का एक करेक्टिव फेज आता है, फिर स्विंग फिर से ऊपर जाता है, फिर एक करेक्टिव फेज आता है, फिर स्विंग ऊपर आता है, फिर नीचे। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे स्विंग्स बनाता है स्टॉक, फिर डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ये आपका नेकलाइन ब्रेकआउट हो गया, जिसे आप डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कहते हैं। फिर ये वापस रीटेस्ट को, जो आप कहते हैं रीटेस्ट को, आ गया, ये आपके चैनल के पॉइंट पे आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से साइडवेज होता है, फिर ऊपर चला जाता है। ऐसे ये स्टॉक मूव करता है चैनल्स के अंदर। ठीक है ना, अब ये जो स्विंग्स बने हैं ना, इनकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे क्या कोई स्विंग एक ही कैंडल में बन गया बहुत कम टाइम में, तो वो हाई डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, या कोई स्विंग बहुत सारी कैंडल्स में बहुत टाइम लगाकर बना है तो वो वीक डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, या कोई स्विंग बहुत स्पीड में करेक्ट हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, या बहुत धीरे धीरे करेक्शन हुआ, वो वीक सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनके अलावा फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी भी समझनी ज़रूरी होती है स्विंग्स के इंटरनल्स में। ठीक है, तो हम प्रॉपरली पता लगा सकते हैं कि स्विंग्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है ना, लास्ट आता है रिवर्सल्स। ठीक है, रिवर्सल्स होते हैं जब कोई अप ट्रेंड साइडवेज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है ना, तो उसको रिवर्सल कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट है। ठीक, तो रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एंट्री एग्जिट हम वहीं से डिसाइड कर पाएंगे, राइट। तो रिवर्सल देखो बहुत जगह बनते हैं, जैसे
स्विंग में हम जब इस डाउन से करेक्टिव वेव आई तो यहाँ पर भी एक रिवर्सल बना होगा, इस करेक्शन के बाद भी एक रिवर्सल बना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी रिवर्सल है, यहाँ पे भी रिवर्सल है। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये खुद में एक बहुत बड़ा रिवर्सल है, ठीक है। तो रिवर्सल जो पैटर्न्स होते हैं वो हर पॉइंट पे बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे बाइंग की साइड पोजीशन बनानी है तो या तो मैं यहाँ पर पकड़ लूँ एकदम, ठीक, लेकिन नहीं पकड़ पाया तो मैं इस करेक्शन का वेट करूँगा और इस करेक्शन में यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करूँगा और यहाँ से फिर मैं एंट्री ले लूँगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में कि मैं इस डाउन में नहीं ले पाया तो मैं एक वापस डिमांड का वेट करूँगा और फिर इस डिमांड पे एक रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करूँगा, फिर यहाँ पर एंट्री बना के आई विल कैप्चर दिस स्विंग, ठीक है ना। तो रिवर्सल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो रिवर्सल्स के लिए हम लोग मेनली यूज़ करते हैं लिक्विडिटी एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है ना, उसे समझेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमने स्विंग्स बनाए हैं ना वो बहुत आइडियल लग रहे हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत सिंपल लग रहा है दिखने में। बट रियल मार्केट सिनारियोज में इतना परफेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि एक चैनल के अंदर जब कोई स्विंग मूव करता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर से पूरा नीचे आए फिर ऊपर जाए। इतना आसान होता तो हर कोई यहाँ पर चैनल ड्रॉ करके एंट्री ले लेता, राइट। तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि स्टॉक ऊपर जाता है, फिर आधा नीचे आता है, हाफ सप्लाई, एंड देन फिर ऊपर जाता है डबल टॉप बना के, फिर फुल सप्लाई दे देता है, ठीक। यही उल्टे में भी ट्रू होता है। फिर वो एक ब्रेकआउट दे देता है, फिर यहाँ से एक नए चैनल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम कवर नहीं कर सकते, उनके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डीप समझना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने जितनी अंडरस्टैंडिंग ली है इसको हम IRFC के स्टॉक पर लगा के देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम ग्राफ में पीछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो चैनल्स के बारे में भी समझा है, एंगल, स्विंग्स और रिवर्सल्स, उसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, पहले उसे समझ लेते हैं। एक छोटा सा रूल है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, चैनल में जब भी कोई स्विंग मूव करता है ना तो वो 2 बार अपनी डिमांड रिपीट करता है और 2 बार अपनी सप्लाई को रिपीट करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये डिमांड आई, फिर ये सप्लाई आई, फिर ये डिमांड आई और फिर ये सप्लाई आई। उसके बाद फिर वो अपना एंगल बदल देगा, फिर एक नया चैनल ड्रॉ होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक नया चैनल हम लोग ड्रॉ करेंगे। मे बी ऐसा होता है कि वो इसी चैनल के अंदर घूमता रहता है, लेकिन हम इसे एक नया फेज़ मानेंगे। तो एक फेज़ में एक डिमांड आती है, सप्लाई आता है, डिमांड आती है, सप्लाई आती है, ठीक है ना। ओके। इसी में एक और छोटा सा रूल है कि ये जो डिमांड होती है ना, ये लगभग इस डिमांड की रेप्लिका होती है। मतलब दोनों डिमांड लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं और ये जो सप्लाई होती है वो लगभग इसकी तरह दिखाई देती हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं दिखती, लगभग कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक केस देखते हैं। देखो, मैं एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से और यहाँ पे देखो, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये चैनल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ, देखो, ठीक है। चैनल बनाने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, फ़िलहाल मैं बहुत बेसिक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर देखो, ये स्विंग है, डिमांड आई, देन सप्लाई आई, करेक्टिव फेज़ आया, फिर डिमांड आई, फिर करेक्शन आया और इसके बाद एक हाफ सप्लाई या डिमांड देके फिर एक नया चैनल यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना। तो देखो, ये वाली जो डिमांड है वो लगभग इसकी जैसी दिख रही है, ठीक है, लगभग। और ये वाला जो करेक्शन है वो लगभग इसकी जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे काम करता है हमारा चैनल्स और उसके अंदर स्विंग्स, ठीक। अब इतना ज़्यादा एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा कि यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार है तो यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बन जाएगा। ऐसा एग्जैक्टली मैच आप करने बैठोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपॉर्चुनिटी हंट नहीं कर पाओगे। अब चलो अगला चैनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो ब्रेकआउट हो गया ना चैनल का। अब यहाँ से हम एक नया चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो नया चैनल ड्रॉ होगा यहाँ से, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा चैनल कैसे ड्रॉ करने, पर हर वक्त स्टॉक चैनल के अंदर फिट होता है, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, ये नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि ये देखो, ये ना, इसको बोलते हैं लीनियर रेग्रेशन, है ना, बीच वाली जो लाइन है। तो लीनियर रेग्रेशन तो काम करेगा ही ना, वो तो मैथ्स का काम है पूरा, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो चैनल है, इस चैनल के अंदर देखो ये डिमांड आई, ठीक है ना, और ये सप्लाई आई बड़ी सी, ठीक है, इतनी बड़ी सप्लाई आई, फिर डिमांड रिपीट हुई, ये वाली डिमांड यहाँ पर आई, ठीक है ना, सेम लगभग एक जैसी दिख रही हैं। फिर ये वाली जो सप्लाई है वो रिपीट हुई, तो ये लगभग इस चैनल का भी काम ख़त्म हो गया, फिर इसका भी ब्रेकआउट हो गया। फिर यहाँ से हम एक नेक्स्ट चैनल ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं करंट सिनारियो IRFC में क्या चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक बड़ा चैनल वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, जिससे ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाए। तो मुझे यहाँ पर रिसेंट 2 हाइज दिखाई दे रहे हैं, मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ चैनल बनाने के लिए, ठीक है। और इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं जिससे पूरा ही कवर हो जाए। और ये देखो कितना परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखो चैनल्स का फ़ायदा ये है ना कि एक तो ट्रेंड लाइन का भी काम कर देते हैं और हमको लीनियर रिग्रेशन वाली लाइन भी मिल जाती है, मीडियन है ना, बीच वाली। तो देखो यहाँ पर से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, राइट। और ये हमें कंफर्म भी कर रहा है कि रिसेंट टॉप से भी मैच कर रहा है, एंगल भी सही है, राइट। तो देखो एंगल यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, अप ट्रेंड पे चल रहा है हमारा स्टॉक अच्छा खासा, ठीक। तो अब देखो स्विंग्स की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आई एक डिमांड जो कि चैनल के टॉप तक गई, और फिर यहाँ से करेक्टिव फेज़ आया जो कि चैनल के बॉटम को भी टच कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल जो अभी हमने डिस्कस किया कि चैनल के अंदर डिमांड 2 बार रिपीट होती है, फिर सप्लाई भी 2 बार रिपीट होती है। तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद ये वाली डिमांड रिपीट होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, जैसा कि अभी हमने समझा था, ठीक है। अब यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करना सीखेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। बट लेट्स से यहाँ पर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है ना, यहाँ पे एक डिमांड देखने को मिलती है अच्छी सी, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ रिवर्सल आ रहा है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे और भी हमारे पास कंफर्मेशन है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर डिमांड रिपीट हो सकती है ना। इसके क्या सबूत हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी है कि होगा। तो इसके कंफर्मेशन ये हैं कि एक तो यहाँ पर देखो जो प्रीवियस डिमांड आई थी ना, वो अच्छे वॉल्यूम के साथ आई थी। आप देखो यहाँ पे जब डिमांड आ रही थी तो वॉल्यूम हमारा अच्छा खासा रेस किया है, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है, ठीक है। और जब करेक्शन आ रहा है तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ करेक्शन आ रहा है, यानी कि लोग बेच नहीं रहे हैं, लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमारा रिवर्सल पैटर्न बनेगा, अगर यहाँ पर भी हमें स्पाइक्स देखने को मिलते हैं वॉल्यूम के अच्छे अच्छे, तो हम इसको तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ये हमारा चैनल के ऊपर तक टच नहीं करता, ठीक है ना। और एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा ऊपर तक जाए, है ना, हाफ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मे बी यहाँ तक जाए चैनल के, जो कि इसके हाई को टच कर रहा है। और ऐसा होगा ही, देखो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी ना, वो वेट कर रहे होंगे कि कब यहाँ पर आए और कब हम लोग रिकवरी करें। तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है फिर से, है ना। फिर वो डिपेंड करता है कि कैसा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो प्रीवियस स्विंग की एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी स्टॉक यहाँ से और करेक्ट करे, ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम सही हो, है ना, एनालिसिस गलत हो सकती है। तो प्रीवियस स्विंग में अगर हम देखें, वॉल्यूम तो है ही हमारे पास कंफर्मेशन में, तो इस जगह पे देखो फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है ये, ठीक है ना, जहाँ पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये हमने पीछे वैल्यूएशन जो की थी वहाँ पर भी देखा था, पीबी रेशियो एनालिसिस में, आपको याद होगा तो यहीं पर ट्रेड कर रहा था वहाँ पर भी, ठीक है ना। इसी फेयर वैल्यू के पास हैं हम लोग वहाँ पर। दूसरा फेयर वैल्यू गैप देखो इसके नीचे है, ठीक है, और एक और फेयर वैल्यू गैप है सबसे नीचे, ठीक है ना। तो इन केस कोई क्राइसिस आती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी कि स्टॉक इस फेयर वैल्यू तक आए, ठीक है ना। देखो 38-39 रुपीज़ तक जा रहा है, जो कि हमने लास्ट वाले वैल्यूएशन मेथड में किया था, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक फेयर वैल्यू है, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू तोड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो जो पहली वाली फेयर वैल्यू गैप है उससे एक रीटेस्ट ज़रूर लेगा, ठीक है ना। तो तोड़ना थोड़ा ईजी नहीं होता, ये हम आगे कभी समझेंगे, ठीक है ना। तो एक कंफर्मेशन तो हमारे पास यह है कि स्टॉक अभी अपने फेयर वैल्यू गैप पर है। आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पर सपोर्ट है हमारे पास ये, ठीक है ना। तो एकदम से तो नहीं तोड़ देगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर हमको कुछ तो साइंस दिखाएगा ये तोड़ने से पहले, ठीक है ना। तो अब इसमें और डीप एनालिसिस करके हम और पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। जैसे ये जो चैनल वाली एनालिसिस है ना, ये आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके ये जो करेक्शन हुआ है इस पर लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एंट्री भी ले सकते हैं। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे आपका ट्रेंड नीचे को आया, ठीक, फिर आपको ना एंगल्स का मेजर करना है कि वो धीरे धीरे कैसे शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर ऐसा हो रहा है, जो आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है ना, वो कुछ कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि ऐसे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ एंगल्स में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो
आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस से हमने पता लगाया कि IRFC अभी अपने फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जो प्रीवियस डिमांड आई थी वो अच्छे वॉल्यूम के साथ आई थी, और स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गया, काफ़ी टाइम से करेक्शन दिखा रहा है। अब वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाए, ठीक है ना, एक रिवर्सल ले, और लास्ट की वो हमारे चैनल के बॉटम लाइन पे टच कर रहा है, ठीक है ना। देखो VBSI में ना हम किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी का यूज़ नहीं करते हैं, प्योरली ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो फंडामेंटल एनालिसिस होती है, वैल्यूएशन हमने की हुई होती हैं, तो हमारे पास पहले से ही कन्विक्शन बिल्ड होती है थोड़ी सी, हम ग्राफ में जाके बस उसे वैलिडेट करते हैं, ठीक है। जैसे फेयर वैल्यू वाली बात है, ये हमने पहले ही PB रेशियो एनालिसिस में कर लिया था। ग्राफ में बस हमने इसको कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। दूसरा हमने फाइनेंशियल एनालिसिस में देखा था कि IRFC अपने मैच्योरिटी फेज़ में आ गई है, तो वहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। वो एक नई लैंडिंग शुरू कर सकती है रेलवेज़ को। वही चीज़ हमने ग्राफ में देखी कि वो अपने FVG पर ट्रेड कर रहा है, 50% तक वो लगभग करेक्ट हो गया है, तो वहाँ से एक नई डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। अब एक समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर वेट करता है एक न्यूज़ का, तो ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो रेलवेज़ के कैपेक्स से जुड़ी हो, पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर ऑब्वियसली एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं IRFC के की रिस्क्स एंड न्यूज़ टू ट्रैक। सबसे पहला है कंसंट्रेशन रिस्क। देखो किसी भी बिजनेस में जब कस्टमर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है। लेट्स से एक बिज़नेस है जिसके 2 ही कस्टमर्स है, जहाँ से 90% से ज़्यादा रेवेन्यू ड्राइव होता है। ऐसे में अगर एक कस्टमर छोड़ के चला जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट्स पर, ठीक है, तो वो थोड़ा रिस्की रहता है। IRFC के केस में भी सिमिलर स्टोरी है। IRFC का सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो इंडियन रेलवेज़ है, जहाँ से 90% से ज़्यादा रेवेन्यू ड्राइव होता है। अगर भविष्य में कभी इंडियन रेलवे अपनी फंडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर दे, ठीक है, वो कहे कि मुझे अब सिर्फ IRFC से पैसे नहीं लेने चाहिए, मुझे और जगह से भी पैसे लेने की सोचनी चाहिए, तो उस केस में IRFC के बिज़नेस मॉडल को या बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है लो ऑपरेटिंग मार्जिन्स। देखो IRFC के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो फिक्स रहते हैं 40 या 50 बेसिस पॉइंट के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा भविष्य में कभी कि अचानक से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए या अचानक से इनके मार्जिन्स बढ़ जाएँ, तो यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है, कम रहते हैं, ठीक। तो ये रिस्क नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सरप्राइजिंगली हमें ये मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे दे, ठीक है। तीसरा है हाई डेप्टर डेज, यानी कि IRFC को अपना जो पेमेंट है वो रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 15 से 20 साल 30 साल तक का टाइम, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क रहता है। फोर्थ है रेगुलेटरी रिस्क। तो जैसा हम जानते हैं कि IRFC को 0% टैक्स पड़ रहा है, ये एक बेनिफिट है उसके लिए। लेकिन भविष्य में गवर्नमेंट अगर इसे चेंज कर देती है, 0% से बढ़ा देती है टैक्स को, तो नेट प्रॉफिट्स पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा रिस्क है जो हमें देखना चाहिए। लास्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है IRFC के लिए, क्योंकि IRFC का बिजनेस मॉडल कॉस्ट प्लस मॉडल पर चलता है, यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन फिक्स ही रहते हैं। तो इन केस कभी RBI इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा भी देता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी समझें तो दो प्रकार की बोरोइंग होती है, एक होती है फिक्स्ड बोरोइंग, एक होती है फ्लोटिंग बोरोइंग। फिक्स्ड रेट्स बोरोइंग में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो थ्रू आउट सेम रहते हैं, जब तक कि IRFC पूरा उसको रीपेमेंट ना कर दे, ठीक है ना, यानी कि उसको कोई इंटरेस्ट बढ़ा के नहीं देने पड़ेंगे बीच में। और फ्लोटिंग रेट्स में अगर RBI बीच में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दे तो फिर IRFC के मार्जिन्स पर फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि IRFC फिक्स्ड बोरोइंग पर काम करती है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूज़ कौन सी हमें ट्रैक करनी चाहिए रिस्क्स को लेकर। तो कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो रेलवे के बजट से या कैपेक्स से जुड़ी हुई हो, वो इम्पॉर्टेंट है IRFC के लिए, क्योंकि IRFC को डिमांड रेलवे के कैपेक्स से ही मिलती है, ठीक है। तो नए ट्रैक्स बनाने हैं, नए डब्बे खरीदने, नई ट्रेन्स खरीदनी है, मेट्रो बननी है, ये सारी न्यूज़ कैपेक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं, तो ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स। तो RBI कभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे या घटा दे, उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है IRFC के लिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मॉडल है। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट से बोरिंग लैंडिंग पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। और ये तो वैसे भी हमें RBI पर हमेशा ही नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। CPI वगैरह, WPI, वो सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़। तो कभी भी ऐसी न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ करेंगे, तो IRFC का बिजनेस मॉडल बिल्कुल चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लिए ही काम करता है।
तो कल को कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे बिजनेस मॉडल पर, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगले 10 से 20 सालों में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईआरएफसी में। ठीक है, पहला है रेलवेज मॉडर्नाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन रेलवेज़ है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए प्लानिंग की है, जिसमें कि वंदे भारत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें मॉडर्न स्टेशंस बनेंगी, मॉडर्न ट्रेन्स बनेंगी, सेमी बुलेट ट्रेन्स होंगी हाई स्पीड। ठीक है ना, 2019 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट और 2047 तक इसको फिनिश करना है, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे पास कैपेक्स से जुड़ी हुई। ठीक, सेकंड जो आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल के लिए पॉजिटिव है वो है लो रिस्क बिजनेस मॉडल। ठीक है, क्योंकि आईआरएफसी देखो पूरा गवर्नमेंट बैक्ड है, तो बैड लोन्स के रिस्क हमारे पास नहीं रहते। ठीक है, एक्सट्रीमली लो है, क्योंकि सिर्फ एक ही कस्टमर है इंडियन रेलवेज, जो कि पूरा गवर्नमेंट से ही संचालित होता है, तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि रेलवेज़ को कार्बन न्यूट्रल बनाना है 2030 तक। ठीक है, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, सोलर बेस्ड एनर्जी का। ओके, तो जो ट्रांसमिशन है एनर्जी का या फिर प्रोडक्शन है उन सबको भी आईआरएफसी फाइनेंस कर रही है। ठीक है, शुरू किया है आईआरएफसी ने, तो यहाँ से भी आईआरएफसी को बेनिफिट होगा। ठीक, नेक्स्ट है फ्रेट कॉरिडोर अपॉर्चुनिटी। तो देखो इंडिया में ना हम लोग क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक पर बड़ा काम कर रही है गवर्नमेंट। तो हमारे पोर्ट्स पर जितना भी सामान आता है उसको पहले लोड करो, अनलोड करो, फिर ट्रक्स में भरो या मालगाड़ी में भरो, फिर अलग अलग जगहों पर पहुँचाया जाता है। तो ये जो नॉर्मल हमारे डेली वाले रूट्स होते हैं ना, उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे फ्रेट्स के लिए, कार्गोज़ के लिए। ठीक है ना, तो ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी सालों तक चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूस फाइनेंसिंग डिमांड चलेगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट है जो आईआरएफसी को और अट्रैक्टिव बनाता है वो है डिविडेंड इनकम। तो आईआरएफसी अपने प्रॉफिट्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा डिविडेंड्स में पे आउट कर देता है, जैसे हमने पीछे देखा था 31 से 30% तक। ठीक है, तो यही चीज़ इसको एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बनाती है ओवर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, आपको एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए डिविडेंड्स के रूप में, तो आईआरएफसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो सभी हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, आप इनके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल्स जानने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपके कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगी, है ना। जितना आप इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल में जाएंगे वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब नज़र डालते हैं इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव पर। सबसे पहले टाइप, तो आईआरएफसी जो है वो पॉलिसी ड्रिवन बिजनेस है। ठीक है, इसीलिए इसका जो रेवेन्यू है, जो ग्रोथ है, वो प्रिडिक्टेबल रहती है, इसको पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है ना, इसके पास कॉस्ट प्लस मॉडल है। ठीक है, यानी कि इसका जो मार्जिन है वो फिक्स ही रहने वाला है हमेशा, तो इसीलिए इसमें सडन स्पाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी है, धीरे धीरे जो ग्रो करेगी पॉलिसीज़ के हिसाब से। ठीक है ना, सेकंड, आईआरएफसी एक इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव तब बनता है जब रेलवे के कैपेक्स में कोई सुधार होता है या वो बढ़ता है। ठीक है ना कि प्राइस गिरने से। इस स्टॉक में अगर प्राइस गिरता है और इन्वेस्टर तब खरीदता है तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो रेलवे कैपेक्स का सेंटीमेंट है वो किस तरफ है। ठीक है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टर्स को जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क ध्यान में रखना चाहिए वो है लीज एग्रीमेंट्स। तो मिनिस्ट्री कभी लीज एग्रीमेंट्स में कोई बदलाव कर देती है। ठीक है ना, जो पॉलिसीज़ है लीज एग्रीमेंट की आईआरएफसी की रेलवेज़ को लेकर, उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेगा आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल में, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो आईआरएफसी का स्टॉक जो है वो बेस्ट सूट करता है पेशेंट इन्वेस्टर्स को, इनकम सीकर्स को। ठीक है ना, लेकिन जिन्हें एग्रेसिव शॉर्ट टर्म में ग्रोथ चाहिए ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आईआरएफसी का स्टॉक आपको 2 महीने में 3 महीने में 50% रिटर्न दे देगा, तो वो यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि ये टोटली रेलवेज़ की कैपेक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और पॉलिसी ड्रिवन बिजनेस है, तो यहाँ पर स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एनालिसिस आईआरएफसी को लेकर, जिसमें हमने बिज़नेस को समझा, फिर फाइनेंशियल्स को समझा, वैल्यूएशंस करी, रिस्क समझे, टेक्निकल एनालिसिस करी। ठीक है, इसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर नहीं की हैं जो कि मायने रखती हैं जब बाइंग की बारी आती है, क्योंकि बाइंग से पहले हमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। वहाँ पर हमें मैक्रोज, वैल्यू चेन, सेक्टर्स, डीप एनालिसिस में रिवर्सल्स, न्यूज़, इन सब पर बड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है ना, तो मैक्रोज में जैसे जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक क्यूज़,
वैल्यू चेन में टैम हो गया, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो ये आरएफसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर नॉन एनबीएफसी कोई और बिजनेस होता तो हम ये ज़रूर देखते, ठीक है ना, ये मैटर करता है। फिर सेक्टर में हम देखते साइज़, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन रीच, ये भी हमारी नॉन एनबीएफसीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर रिवर्सल्स में हम चार्ट में और डीप जाकर देखेंगे कि कब हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा या रिवर्सल हो गया है। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़ में आप ट्रेडिंग व्यू में या फिर screener.in पर जाकर इस कंपनी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको न्यूज़ के अपडेट मिलते हैं रेगुलरली, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप स्टॉक बाय कर लें तो न्यूज़ ज़रूर ट्रैक करें उसकी डेली बेसिस पर, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर एनबीएफसीज बट फॉर अदर कंपनीज़, हर कंपनी का तरीका अलग अलग होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीबीएसआई का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। और ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एनालिसिस करने में जितना हमने इस प्रेजेंटेशन में लिया है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सी डिटेल्स में जाना पड़ा। तो मैक्सिमम हमें 5 से 10 मिनट लगते हैं कंपनी को एनालाइज करने में यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। आप इसको देखें। तो अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सा एजुकेशनल कंटेंट अभी आगे आएगा और भी कंपनीज़ की हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे वीबीएसआई का यूज़ करके, ठीक है। और बेसिक जो फाइनेंशियल नॉलेज है जो हमें चाहिए होती है स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, वो सब यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होगी विद टाइम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।